नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों, ग्रोथमाउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथमाउंट यूपीएससी पर महत्वपूर्ण कानूनों की इस विशेष श्रृंखला के 72 उपाख्यान में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और उपाख्यान हमें यहाँ देखना है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है। महत्वपूर्ण उपाख्यान है एवं इसका जो स्वभाव है वो विनियमनकारी है, यानी कि रेगुलेटिंग कानून है, जो कि सरकार को कोई भी क्षेत्र में, आज का अगर कानून देखें तो विशेष करके खान और खनिज क्षेत्र में सरकार को विनियमन की शक्तियाँ प्रदान करने के लिए ये कानून लाया गया था। साथ ही में जो विनियमन प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न होगी वो चीज भी यहाँ इस कानून ने हमें बताई है, इस कानून में प्रावधान है। तो अपना आप में महत्वपूर्ण कानून है। साथ ही संधि सेवा की परीक्षाओं के लिए, न्याय संबंधी कोई भी परीक्षा के लिए एवं एक सामान्य समझ को बढ़ाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में अलग अलग महत्वपूर्ण जो कानून है जिन्होंने आज के भारत में बहुत ही जो आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, उनका अध्ययन हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ हम लोग एक परीक्षा लक्षी ओवरव्यू लेते हैं, प्रति उपाख्यान में प्रति कानून के बारे में बात करते हैं और इंट्रोडक्शन से लेकर उसके क्रिटिसिज्म एवं इंपॉर्टेंस तक चीज़ों को समझते हैं। फिलहाल हमने 71 लेक्चर्स संपन्न कर लिए हैं इस पर्टिकुलर श्रृंखला के तहत। तो आज 72वां लेक्चर है। मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आपको पूर्व की चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो हमारे पूर्व के जो लेक्चर्स है इसी श्रृंखला के वो आप देख सकते हैं और कानून के संबंध में आप प्रबुद्ध हो सकते हैं। तो आप आज ही जाइए और ग्रोथमाउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर जो पूरी की पूरी श्रृंखला है वो श्रृंखला आप जो है श्रृंखला का अध्ययन कीजिए। साथ में पेन और पेपर या बुक लेकर अध्ययन कीजिए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको लिखते जाइए, जो हाईलाइटेड करने वाली चीज़ें हैं उनको रेखांकित कीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए। साथ ही अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट growthmounteducation.com विजिट कर सकते हैं। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो या चाहे आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हो, आपकी अनुकूल भाषा में वहाँ चीज़ें उपलब्ध है। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात, जो कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। यह पूरी की पूरी हमारी श्रृंखला जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित है, क्योंकि इन्हीं 75 वर्ष में इन्हीं कानूनों के द्वारा आज के भारत का जो स्वरूप है वो, उसका जो आकार है वो जो है लाया गया है। तो आज के भारत के आकार में, आज के भारत के स्वरूप में इन्हीं कानूनों का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही अहम योगदान है। तो इनके बारे में हमारी समझ बेहतर होनी चाहिए। साथ ही परीक्षा लक्षी तो ज़रूरत है ही है, चाहे वो हमारी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जाम की या मेंस की बात करें, ठीक है। साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट में भी यह चीज़ें जो है वो हमें उपयोगी साबित होंगी। तो शुरू करेंगे अब मूल बात। जैसे टाइटल आपको दृश्यमान है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसे संक्षिप्त में M&M-D&R रेगुलेशन 1957 के नाम से जानते हैं। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में बताएं तो खान खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957। तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। देखिए, इंट्रोडक्शन से चीज़ों को हमें समझना है, जिनमें माइंड मैप की दृष्टि से देखेंगे ताकि चित्र जो है वो स्पष्ट भी हो सके और आसानी से उसे याद भी रखा जा सके। प्रथम बिंदु कहता है इंट्रोडक्शन में, परिचय में, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 is enacted for the regulation of mining activity and development of mineral under the control of union government. Yes, यानी कि संक्षिप्त में यह केंद्र सरकार को विनियमन की शक्ति देता है। किस क्षेत्र में? तो खान एवं खनिज के क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि यह रेगुलेटिंग एक्ट है। हमने हमारे जो पूर्व के इसी श्रृंखला का जो पूर्व के उपाख्यान थे उसमें भी कई सारे ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट देखे, जिनमें आरबीआई है, एसेंशियल्स कमोडिटीज है, या आप कह लीजिए कि अन्य कई सारे हैं जो कि सरकार को रेगुलेटिंग पावर प्रदान करते हैं किसी भी क्षेत्र या किसी भी उप क्षेत्र संबंधी। इंडिया इज रिच इन वेरियस मिनरल रिसोर्स। यस, देखिए, मिनरल यानी कि जिसे खनिज कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कोई भी राष्ट्र के लिए, उसके वृद्धि एवं विकास के लिए मिनरल्स का जो रोल है वो बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी रिसोर्स के रूप में हम उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। कई मिनरल्स का इंडस्ट्रियल उपयोग होता है, कई मिनरल्स को हम डोमेस्टिक हमारी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को
बाहर से ना लाना पड़े, किसी भी देश किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमें निर्भर ना रहना पड़े और हमारे राष्ट्र में ही घरेलू उत्पादन से ही ये चीज़ें हमें मिलती रहे। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी। तो भारत भी वैसे तो बहुत ही अमीर है, अगर मिनरल रिसोर्सेस या रिजर्व्स की बात करें तो बहुत ही अमीर है। बस मात्र अब इस अधिनियम के अच्छे कार्यान्वयन एवं अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बाकी हमारे पास मिनरल्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके पश्चात देखें तीसरा बिंदु, तो वो कहता है कि मिनरल्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। यस, कोई भी आप राष्ट्र ले लीजिए, कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, उस राष्ट्र के अर्थतंत्र के गठन में खनिज का जो अभिनय है वो बहुत ही अप्रतिम होता है। और आर्थिक समृद्धि, जैसे यहाँ बताया गया, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, आर्थिक समृद्धि के लिए यह डिसिसिव है, निर्णायक तत्व है। फिर आगे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स ओन ऑल मिनरल रिसोर्स फाउंड इन द एरिया अंडर इट देयर जुरिस्डिक्शन, वेयरएज ऑफशोर मिनरल डिपॉजिट्स आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, ठीक है, तो यहाँ दो ओनरशिप की बात की गई है कि कौन से मिनरल रिसोर्सेज किस गवर्नमेंट के होंगे। तो एक बाजू है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी बाजू है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें याद रखना है कि कोई भी राज्य की जुरिस्डिक्शन में कोई भी अगर खनिज पाई जाती है, कोई भी खनिज की खोज की जाती है या उसका पूर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, तो इन दैट केस इट विल बी ऑन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड जो ऑफशोर्स मिनरल है, यानी कि समुद्र तल में पाए जाते हैं, ऑफशोर, वो सारे खनिज स्थलों का जो उसकी जो मालिकी है, उसका जो ओनरशिप है वो केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो ये ओनरशिप बाइफर्गेशन है। इस तरीके से मिनरल्स जो भारत में रिजर्व्ड है उनका यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, डिवीजन किया गया है। फिर उसके बाद देखें तो एक्ट प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी गाइडलाइन फॉर द इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक यूनिफॉर्म मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्स एक्सेप्ट फॉर मिनरल ऑयल। यस, इस कानून में मात्र और मात्र मिनरल ऑयल जो है वो नहीं है, यानी कि मिनरल ऑयल इस कानून के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उसके ऊपर है। मिनरल ऑयल्स यानी कि जो खनिज तेल है, दैट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1957। तो ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी है। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है और हमें जो है मालूम ही होना चाहिए, एक नागरिक, एक जागरूक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक संधि सेवा के अभ्यर्थी होने के नाते या किसी भी न्यायिक सेवा के जो है परीक्षार्थी होने के नाते। तो ये मिनरल ऑयल के सिवाय सारे मिनरल्स का स्ट्रेटेजिक यूज, उनका स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लोरेशन, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति देने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था। तो ये बात रही इसके परिचय की। तो इस तरीके से यह एक रेगुलेटिंग स्वभाव का कानून है, विनियमनकारी कानून है, जो कि केंद्र सरकार को अपने आप में शक्ति देता है। खनिज जो संसाधन है उनका विभाजन भी करता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच में। तो ये बात भी हमें यहाँ देखनी होगी। ये बात रही इसके परिचय की। तत्पश्चात हमें बैकग्राउंड के बारे में देखना है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि। यह कानून 1957 में आया तो इसका उद्भव कैसे हुआ, कानून के पहले का रीजन क्या था, इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 1957 का ये कानून है, इसे संक्षिप्त में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 कहते हैं। ये अपने आप में भारत में आज़ादी के पश्चात गठन होने वाला कानून और आज दिन तक जिंदा रहने वाला कानून है, जो बहुत ही कम है। ठीक है, उनमें से यह एक कानून है। तो ये बात भी हमें ध्यान में लेनी होगी, इसकी भी नोंद लेनी होगी। फिर उसके पश्चात देखें तो बिंदुवार हम लोग पृष्ठभूमि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इस कानून का उद्भव किस तरीके से हुआ। After independence, there was a major emphasis on the development of the heavy industry, which naturally necessitated the rapid development of mining sector. Yes, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि we were agrarian since long, यानी कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र प्राचीन समय से है, बहुत ही प्राचीन समय से है। मगर स्वाधीनता के बाद तब का जो हमारा नेतृत्व था, उनके द्वारा
कृषि प्रधान देश को एक उद्योग प्रधान देश बनाने की योजना बनाई गई और उसी के तहत immediately after independence the entire policy was leaned towards the development of heavy industry, यानी कि बड़े उद्योग। और स्वाभाविक है कि एक बार अगर बड़े उद्योगों को आपको बड़ा करना है तो यू नीड टू फ्यूल देम अप विथ बल्क ऑफ रॉ मटेरियल, विथ बल्क ऑफ मिनरल्स। तो उसके लिए यहाँ माइनिंग करना जरूरी है और इस तरीके से माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था। दूसरे बिंदु में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया also obligated the central government for the enactment of legislation which would provide a basic legal framework for the regulation and development of mining sector by mentioning it as a union subject in the 7th schedule। तो ये बहुत ही बेसिक बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में उतरना अब समय की बर्बादी है, क्योंकि यहाँ मात्र और मात्र हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ स्टैटिक चीज़ों की जो है बातें हम लोग नहीं करते हैं, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सीरीज, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, योर बेसिक शुड बी डन, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट। यह एक पूर्व शर्त है कि आपका जो बेसिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तत्वों में वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और इसका जिक्र मैं इसी श्रृंखला के कई उपाख्यानों में करता आया हूँ। तो आज भी मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपको स्टैटिक नहीं मालूम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, तो आप पहले वो कीजिए। सबसे प्रथम तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स है, वो आप पढ़िए, राइट फ्रॉम चैप्टर स्टैंडर्ड 6 to 10। फिर 11th-12th की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकें पढ़िए, तब जाके आपका जो स्टैटिक है वो क्लियर होगा। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग योर टेक्स्ट बुक रीडिंग रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, यू कैन जंप अप टू लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफरेंस एक बनाइए, एक स्टैटिक जो है पूरे के पूरे मटेरियल का इसी विषय के। फिर बाद में यहाँ ये उपाख्यानों का अद्भुत लाभ आप ले सकते हो। तो 7वीं अनुसूची है जो सत्ता के विभाजन की बात करती है, जिसके तहत 3 अनुसूचियां है या 3 सूचियां है, जिनमें राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट है। सो प्रति लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स की आइटम है। दिस इज सेंट्रल लिस्ट, दिस इज स्टेट लिस्ट एंड दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट। ठीक है, तो यहां भी देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स, यहां भी देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स। These items are that on which central government should make legislative framework, और उसी के तहत यहां माइनिंग है। सो बंधारण की दृष्टि से, भारत के संविधान की दृष्टि से केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि इस विषय के ऊपर या इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा विनियमनकारी कानून लाए, कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाए जिसकी बदौलत यह क्षेत्र या उप क्षेत्र का विनियमन अच्छी तरीके से हो पाए। सो इट वॉज ऑब्लिगेटरी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखें, द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक्ट प्रोवाइडेड for heavy regulation and allowed only public sector with limited involvement of private sector in consonance with industrial policy resolution, which means IPR 1956। तो ये तो तय बात थी क्योंकि it was a closed economy। It was not open, plus reforms of liberalization, privatization and globalization also were not enforced till 1991। तो केंद्र सरकार का जो प्रदर्शन था वो अधिक था व्यवसाय और वाणिज्य के क्षेत्र में। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी उप क्षेत्र हो, उसमें निजी भागीदारी जो है वो बहुत ही नहीवत थी, शून्य के आजू बाजू थी। द एंटायर प्रेजेंस वॉज ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। तो इसी सेक्टर में इस सेक्टर में भी वही चीजें हुई। डेवलपमेंट की बात करी मगर हैवी रेगुलेशंस रखे, अलाउड ओनली पब्लिक एंट्रीज
with a very negligible involvement of private entities. And the entire regulation was based on Industrial Policy Resolution of 1956, which actually determined the course of India, the direction of Indian economy. तभी की सरकार के जो नीति थी जो सरकार की, तभी की सरकार की, वो यहाँ हमें इन रेजोल्यूशंस में देखने को मिलती है। यहाँ ये नीतियों का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दे ऑप्टेड टू डेवलप heavy industries, they opted to become industrial over agrarian. अब आगे देखें, उसके पश्चात का बिंदु कहता है कि after globalization to keep pace with increasing competition and reduce stagnancy in the mining sector, a new liberal national mineral policy 1993 was formulated. Yes, because अगर भारतीय अर्थतंत्र की बात करें तो हम लोग पूरे भारत के अर्थतंत्र के इतिहास को आधुनिक अर्थतंत्र के इतिहास को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एंड दे आर प्री 1991 एंड द वन इज पोस्ट 1991। प्री 1991 का रिजिम हमने देखा, विच वाज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, विच मींस आईपीआर 1956। अब हमें पोस्ट 1991 का देखना है, यानी कि अब एलपीजी भारत में लागू हो गया है, so which invited a new liberal mining policy so that this sector can flourish more. ठीक है, तो इस तरीके से यह कानून का उद्भव हुआ था, इस प्रकार की ज़रूरतें थी। पहले की जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि 1991 पहले का भारत था, आर्थिक सुधार पहले का भारत था, पहले का अर्थतंत्र था भारतीय, मगर अब 1991 के पश्चात आर्थिक सुधार के लागू होने के बाद का भारत है, आर्थिक सुधार लागू होने के बाद का भारतीय अर्थतंत्र है। तो अब एक लिबरल यानी कि एक उदार नीति खनिज के क्षेत्र के लिए लाई गई 1993 में, ये हमें याद रखना है। उसके पश्चात देखें तो दिस एक्ट हैज आल्सो बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अलाउइंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड एफडीआई इन द सेक्टर। यस, तो ये तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि जब कानून बना होगा तो तब के समकालीन जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए बना होगा, मगर समय जो है वो आधुनिकता की तरफ बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, तो उसमें फेरफार करना अनिवार्य है टू कोप अप विथ सिचुएशन एंड टाइम। तो यहाँ काफ़ी सारे बार इसमें फेरफार किए गए हैं, मगर दो फेरफार बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको हम आगे इसी उपाख्यान में देखेंगे। तो ये बात रही इसके पृष्ठभूमि की। इस तरीके से यह कानून जो है वो पहले तो इसकी ज़रूरत उत्पन्न हुई, क्योंकि भारत ने अपना जो रास्ता है, अपनी जो दिशा है वो उद्योग के तरफ जो है रखी, उद्योगों को डेवलप करने के लिए। अब उद्योग को डेवलप करने के लिए वी नीड टू फ्यूल देम अप विथ बल्क ऑफ रॉ मटेरियल, बल्क ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स को पाने के लिए माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करना ज़रूरी है, माइनिंग सेक्टर को बड़ा बनाना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट द एंटायर एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। फिर उसके बाद देखें तो अब ऑब्जेक्टिव की बात है, कुछ मुख्य उद्देश्य देखने हैं इस कानून के। दो बिंदु में उद्देश्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे द एक्ट हैज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द माइनिंग एक्टिविटी इन द कंट्री एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्स। यस, तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो है रेगुलेशन और दूसरा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो मूलभूत उद्देश्यों के साथ ये कानून लाया गया था। माइनिंग सेक्टर का भारत में सबसे प्रथम तो विनियमन करना, और इस विनियमन के साथ उस पूरे क्षेत्र का विकास करना, वो इस कानून का उद्देश्य था। और दूसरा बिंदु कहता है कि इट ऑल्सो एम्स सस्टेनेबिलिटी, यानी कि टिकाऊ विकास, सतत विकास की बात है। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी, साइंटिफिक प्रोग्रेस विथ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द माइनिंग सेक्टर। यस, बिकॉज वी ऑल नो द माइनिंग सेक्टर इज एक्चुअली हार्मफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से खनिज का जो क्षेत्र है वो अपने आप में नुकसानकारक है, हार्मफुल है। तो यहाँ इस कानून के द्वारा सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखा गया है कि भाई जो विकास हो वो सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक पीढ़ी को मिले, फिर उस पीढ़ी के द्वारा पूरा का पूरा जो विरासत उसे मिली है उस पीढ़ी को अपनी अगली पीढ़ी से उसको तहस नहस कर दे और आगे की पीढ़ी को
जो है नुकसानकारक चीज़ें दे विरासत में, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ नहीं होती, मगर यह कानून सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। विकास होना चाहिए मगर पर्यावरण के साथ कोई बांध छोड़ नहीं होनी चाहिए, उनका नुकसान करके कोई विकास होना नहीं चाहिए। उस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ इस कानून के द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी की भी यहाँ जो है चर्चा होती है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। एवं साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी कि एक वैज्ञानिक अभिगम को यहाँ विकसित किया जाता है और उसी प्रकार से माइनिंग प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें बढ़ावा दिया जाता है। तो ये कुछ इसके मूलभूत उद्देश्य थे। अब हमें इसके प्रमुख प्रावधान देखने हैं। कौन कौन से प्रावधानों की चर्चा यहाँ की गई है, अलग अलग अध्यायों में प्रावधान बटे हैं। अध्यायवार ही हम लोग चीज़ों को देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम अध्याय है माइनिंग लाइसेंस, यानी कि माइनिंग खनिज खान खनिज की परवानगी। कुल 5 बिंदु है, 3 और 2 यहाँ 5 बिंदु। सबसे प्रथम बिंदु कहता है ऑल प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज नीड अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी, देखिए प्रोस्पेक्टिंग यानी कि पूर्वेक्षण, पूर्व में जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे पूर्वेक्षण कहते हैं, उसे प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और एवं प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद अगर ये तय हो जाए कि भाई दी हुई जगह पर जो है मिनरल सही है, तो फिर यहाँ माइनिंग एक्टिविटी शुरू होती है। सो प्रोस्पेक्टिंग बिकम्स फर्स्ट एक्टिविटी एंड द माइनिंग बिकम्स सेकंड एक्टिविटी। पहले तो देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ मिनरल्स है, किस प्रकार के है, कितनी मात्रा में है, जो है कैसी गुणवत्ता के है। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगी। फिर बाद में उस जो है प्रोस्पेक्टेड एरिया में से माइनिंग शुरू करना, तो वो पूरी माइनिंग एक्टिविटी कहलाएगी। द रूल्स एंड मैनर्स फॉर द मेजर मिनरल listed in Schedule 1 and minor minerals, which means sand, clay, etc., will be determined by the central and state government respectively. Yes. और उसमें फेरफार भी किए जाता है। सरकारें जो है वो अपनी अधिसूचना से कोई भी मिनरल को उसमें जोड़ती है, कोई मिनरल को उसमें से निकाल सकती है। मगर यहाँ 2 विभाग है, एक है मेजर मिनरल और एक है माइनर मिनरल। तो इन दोनों को समझना चाहिए। सबसे प्रथम माइनर से शुरुआत करते हैं। कुछ याद नहीं रखना, मात्र और मात्र जो बांधकाम के लिए यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जो मिनरल्स हमें काम आते हैं वे सारे माइनर मिनरल्स है, जिनमें कंस्ट्रक्शन स्टोन है, लाइमस्टोन है, सैंड है, क्ले है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें माइनर मिनरल्स में आएगी। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेजर मिनरल्स है, जिनमें आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they all are major minerals which one are used generally। ये एक सामान्य सी बात है, ये लागू नहीं हो सकता, मगर जनरली मेजर मिनरल्स आर द मिनरल्स विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री, ठीक है। उद्योगों में उपयोग में लिया जाने वाला जो खनिज है उसे बड़ा खनिज या उसे मेजर खनिज हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल बाइफर्केशन। तीसरा मुद्दा कहता है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड इंडियन कॉर्पोरेशंस कैन गेट द लाइसेंस फॉर कैरिंग आउट माइनिंग एक्टिविटी। यस, तो ये एक अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव नीति है। मात्र और मात्र भारतीय नागरिकों को एवं भारतीय कंपनी को ही माइनिंग परमिशंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। फिर उसके पश्चात का चौथा बिंदु कहता है कि नो वन कैन स्टोर और ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यस, लॉ की प्रोविजंस को परिपूर्ण किए बिना आप किसी भी मिनरल्स को रख नहीं सकते, उसकी हेरफेर नहीं कर सकते, यानी कि उसका परिवहन भी नहीं करवा सकते अगर वो चीजें इस कानून के बने प्रावधानों के अकॉर्डेंस में ना हो तो। फिर उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट द लाइसेंस ऑफ डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इट एंड इफ सच माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल और ह्यूमन सेफ्टी इश्यूज। यस, तो एनवायरमेंटल इश्यू आजकल हमारे सामने आ रहा है, मगर आज से कुछ सालों पहले एनवायरमेंटल सीरियसनेस कोई थी ही नहीं, ठीक है। देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट आवर एनवायरमेंट, देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ
आप कह सकते हो कि सीरियसनेस अबाउट द एनवायरमेंट। मगर अब धीरे धीरे यह एस्पेक्ट यहाँ जो है एस्पेक्ट की नोंद लेने लगी है, और सरकार के हाथ में यह सत्ता है कि ऐसे कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि मानवता को या पर्यावरण को नुकसान कर सके ऐसे हो, तो उनका लाइसेंस जो है माइनिंग का वो कैंसिल करवा सकते हैं और माइनिंग एक्टिविटी को बंद करवा सकते हैं। सो द पावर लाइज विथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद मैक्सिमम एरिया एंड पीरियड। मैक्सिमम एरिया एंड पीरियड, तो माइनिंग के लिए कुछ नीति नियम है जिनके तहत जो माइन्स है वो अलॉट की जाती है, और जो है उसका समय काल भी होता है, तो वो यहाँ में देखना है। माहितियाँ एलिमेंट्री है मगर महत्वपूर्ण है। फॉर द माइनिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड रिकॉनियंस, द टोटल मैक्सिमम एरिया अलॉटेड शुड नॉट एक्सीड 10 स्क्वायर किलोमीटर फॉर प्रोस्पेक्टिंग, फॉर माइनिंग, 25 स्क्वायर किलोमीटर फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉर रिकॉइंसेंस। देखिए तीनों चीजें अलग है। माइनिंग तो हमें मालूम है कि खनिज में खान में से खनिज निकालना, उसे माइनिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग को पूर्वेक्षण कहते हैं। वैसे ही जो रिकॉनिसेंस है उसे भूमि सुधार कहते हैं। भूमि सुधार जो कि एक प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी है और बड़े पैमाने पर उसे किया जाता है। तो ये उनकी लिमिट्स है। माइनिंग के लिए अगर किसी को जो है सरकार किसी को लाइसेंस देगी तो वो मात्र और मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर के जो है एरिया तक सीमित रहेगा वो लाइसेंस, वो कार्य अधिकार या कार्य क्षेत्र। फिर अगर प्रोस्पेक्टिंग के लिए है तो 25 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर रिकॉनिसेंस के लिए है तो इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एज वेल। Then, however, the central government can increase this cap if it deems fit for the development of a particular mineral. Yes, और ये जो लिमिट है उसमें फेरफार सरकार के द्वारा किया जा सकता है, वो शक्तियां सरकार के हाथ में है। The reconnaissance permit and prospecting license have a maximum validity period of 3 and 5 years respectively, यानी कि reconnaissance के लिए 3 years और prospecting के लिए 5 years, मगर माइनिंग के लिए इट हैज़ द वैलिडिटी ऑफ 50 ईयर्स। माइनिंग के लिए जो लाइसेंस है वो 50 वर्ष तक वैध माना जाएगा, रिकॉनिसेंस के लिए 3 वर्ष तक एवं प्रोस्पेक्टिंग के लिए 5 वर्ष तक की परवानगी मिल सकती है या लाइसेंस मिल सकता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड, द लीज शैल बी पुट ऑन फॉर ऑक्शन एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द एक्ट। यस, अगर एक खनिज जो है वहाँ समय मर्यादा संपूर्ण हो रही है किसी भी कंपनी की, किसी भी लाइसेंस की, तो इन दैट केस उसे उस खनिज को या उस खान का ऑक्शन किया जाता है और फिर से उसे बेचा जाता है, फिर से लाइसेंस इशू किया जाता है। फिर उसके बाद रॉयल्टीज एंड डेड रेंट, जिसे राजस्व कहते हैं हिंदी में रॉयल्टी को, जो प्रकार की रकम होती है जो अधिकार के जो है सामने एक्सचेंज की जाती है। All the holders of the mining leases should pay the royalty or dead rent as prescribed in the Schedule 2 and 3 of this Act for the consumption and removal of minerals in the leased area. Yes, कोई भी माइनर कंपनी हो, अगर वो किसी भी एरिया में माइन कर रही है तो उन्हें रॉयल्टी एवं डेड रेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि वे उस पर्टिकुलर माइंस में से मिनरल्स को निकाल रहे हैं। दे आर डिगिंग आउट, दे आर एक्सट्रैक्टिंग आउट एंड दे आर कंजप्टिंग इट टू, यानी कि वे उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं। तो इन दैट केस दे नीड टू पे रॉयल्टी और अ डेड रेंट। फिर चौथा ये कहता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। देखिए यह एक इकाई है, जिला स्तर पर इकाई है, जो कि पूरे अपने जिले में जो खान खनिज है उनको विनियमित करेगी, यानी कि यह एक जिला स्तर की इकाई है। इट इज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। It works for the interest and benefit of person and areas affected by mining related operations in such a manner as may be prescribed by the state government. Yes, तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत इसकी रचना की जाती है और इसका वर्ताव जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही है। इसकी क्रिया राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो इस प्रकार से ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं। फिर ऑल माइनिंग लीज होल्डर्स इन द एरिया शुड पे द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ देयर रॉयल्टी टू द फाउंडेशन। यस, तो जो
माइन करने वाले हैं लोग जो रॉयल्टी पे करते हैं, जो हमने देखा, उसका 1/3 इस फाउंडेशन को देना पड़ेगा। ठीक है, विच इज बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, विच विल वर्क्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात रही चौथे अध्याय की। फिर 5वें अध्याय में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की बात की गई, उसके गठन की बात की गई है। द सेंट्रल एस्टेब्लिश्ड दिस नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट फॉर यूजिंग द मनी फॉर द पर्पस ऑफ रीजनल एंड डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि शोध करना, शोध करना। पहले तो खनिजों को शोधने के लिए प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, और प्रोस्पेक्टिंग में भी 3-4 प्रक्रिया है, जिनमें से एक प्रक्रिया यह एक्सप्लोरेशन की है। फिर बाद में वो प्रूव किया जाता है कि भाई जो शोधा गया है वो सच में वही मौजूद है, जिस मात्रा की बात कर रहे हैं, जो अंदाजा दिया गया है, उसी मात्रा के रिजर्व जो है वो वहाँ मौजूद है। तो वो प्रूवन एक्टिविटी है, वो भी यहाँ जो है प्रोस्पेक्टिंग में ही फॉल करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्लोरेशन जो है वो जिसे शोध करना कहते हैं, जो काम यहाँ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज फाउंडेड बाय या इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, एवं जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोस्पेक्ट एंड एक्सप्लोर द साइट्स रिच इन मिनरल्स। उसके पश्चात का बिंदु कहता है द होल्डर ऑफ माइनिंग लीज शैल पे टू द ट्रस्ट सम इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द रॉयल्टी। ठीक है, तो यहाँ भी रॉयल्टी के 2% पे करने ही इस ट्रस्ट को। डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन को 1/3 पे करना था, मगर यहाँ नेशनल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को 2% पे करने हैं। ये दो भेद में याद रखने हैं। फिर 6ठे अध्याय में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंस की बात की गई है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स एंड ग्रांटिंग ऑल टाइप्स ऑफ माइनिंग लाइसेंस इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस कानून ने राज्य सरकार के ऊपर दायित्व रखा है कि भाई आपको एक डिटेल्ड रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें सारे एप्लीकेशंस और सारे ऐसे लोग जिनको लाइसेंस ग्रांट किया गया ऑलरेडी, उनकी एक सूची होनी चाहिए, उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर 7वें अध्याय में स्पेशल पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। कुछ विशेष अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिए, मगर उनके बदले केंद्र सरकार को मिले, और वो ये है कि इट कैन अंडरटेक प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी और रिजर्व एनी अनलीज्ड एरिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। यस, तो अगर केंद्र सरकार को लगे तो वो कोई भी स्थल के ऊपर कि जहां लग रहा है संभवित जो है खनिज का पूरा रिजर्व छुपा हुआ है, तो ऐसे में दे कैन एक्वायर द एंटायर एरिया जस्ट आफ्टर कंसल्टिंग वंस विथ स्टेट गवर्नमेंट। मात्र और मात्र एक ही बार राज्य सरकार के साथ बात करके केंद्र सरकार ऐसे कोई भी स्थल के ऊपर अपना हक खनिज के क्षेत्र के लिए बना सकते हैं। यह बात रही स्पेशल पावर्स की। 8वां अध्याय कहता है मिनरल डेवलपमेंट, यानी कि खनिज का विकास। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन and the systematic developments of minerals in India and for the protection of the environment by preventing or controlling any pollution which may be caused by prospecting or mining operation and can make rules for the same. Yes, तो अब ये environmental consciousness जो है वो जागी है, और यहाँ कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है which is fully responsible for the conservation and the systematic development of minerals। तो यहाँ दो चीजें हैं, केंद्र सरकार को दो चीजें करनी है। एक तो करना है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। मिनरल्स की बात चल रही है तो यहां मैं मिनरल्स लिखने से बचूंगा, मगर एक दायित्व, एक फंक्शन है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन का, यानी कि विकास एवं संरक्षण का। वहीं दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, संक्षिप्त में इस कानून के द्वारा ये दो फंक्शंस किए जाने चाहिए, या जो माइनिंग सेक्टर के संबंधी जो कोई नीति निर्माण हो केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें ये दो उद्देश्य परिपूर्ण होने चाहिए, तब जाके वो नीति वैध मानी जाएगी।
तो ये बात रही मिनरल डेवलपमेंट की। फिर 9वां अध्याय दंड के साथ डील करता है, यानी कि पेनल्टीज फॉर द ब्रेच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देयर इज अ 5 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ पेनल्टी ऑफ 2 रुपीज 5 लाख, 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है 5 वर्ष के समय काल तक। 10वां अध्याय कहता है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स लाइक एस्टेब्लिशिंग चेक पोस्ट, वे ब्रिजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ इलीगल माइनिंग का भी एक जो है एक बहुत ही दुर्व्यवहार चल रहा है भारत में, और बहुत बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग हो रही है। तो उसको खत्म करने का कार्य भी यहाँ ये कानून के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, राज्य सरकार अपने प्रशासन के द्वारा यह कानून को या ऐसे इलीगल माइनिंग्स को बंद करवाएगी, यह कानून के प्रावधानों को लागू करवाएगी। और यहाँ कई सारे ऐसे हमें रास्ते भी दिए हैं, जैसे पुलिस जो है वो चेक पोस्ट, नाकाबंदी जो है खड़ी कर सकती है, एवं जो वेइंग ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर भी वॉच रख सकती है और वहाँ से भी ट्रैप में ले सकती है। तो कुल मिलाकर इलीगल माइनिंग जो है उसे खत्म करना राज्य सरकार का दायित्व है, नहीं कि केंद्र सरकार का। अब स्पेशल कोर्ट की बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट। यस, तो ये दायित्व भी राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार के द्वारा अगर जरूरत लगे तो विशेष अदालत की स्थापना की जा सकती है, और ये अदालत मात्र और मात्र खान खनिज संबंधी मुद्दों के ऊपर ही वार्तालाप करेगा, उनके ऊपर ही अपना फैसला देगा, ताकि मेन स्ट्रीम जुडिशरी को जो है इसमें आना ना पड़े। उनकी वैसे भी पेंडेंसी यही है, तो उसमें इजाफा ना हो, उनके वर्कलोड में इजाफा ना हो। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे इस कानून के। अब हमें इसके सुधार की तरफ हमारा ध्यान करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत तो काफ़ी सारे फेरफार इस कानून में हुए हैं, मगर जिसको संशोधन अधिनियम कह सके, वैसे 2 संशोधन यहाँ इस कानून में किए गए हैं या इस कानून ने देखे हैं, जो आपको यहाँ टेबल फॉर्म में आपके सामने है। एक है मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 यानी कि 2015 में, और दूसरा है मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 में। सबसे प्रथम 15 की बात करेंगे, उनके मुद्दे देखेंगे, क्या क्या फेरफार हुए, और फिर बाद में 2020 का मिनरल लॉ देखेंगे। तो यहाँ सबसे प्रथम फेरफार किया गया है एडिशन ऑफ 4th शेड्यूल टू दिस एक्ट विच इंक्लूड्स बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज ओर डिफाइंड एज ए नोटिफाइड मिनरल। ठीक है, तो 4थी अनुसूची यहाँ जोड़ी गई। आज दिन तक इस कानून में 3 अनुसूची थी, मगर इस संशोधन से अब कानून में 4 अनुसूचियां हैं, और उनमें कई सारे जो है कुछ मिनरल्स जिनको नोटिफाइड मिनरल्स के रूप में प्रस्तावित किया गया। फिर दूसरा मुद्दा, क्रिएशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस विच मीन्स प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंस। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड लाइसेंस आप कह सकते हो कि सिस्टम इज ऑल्सो सेटअप बाय दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। पहले मात्र और मात्र प्रोस्पेक्टिंग के लिए अलग से लाइसेंस था, माइनिंग के लिए अलग से लाइसेंस था, मगर अब इट बिकेम इंटीग्रेटेड, और पूरा का पूरा जो लाइसेंस है वो आ गया प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लाइसेंस। देन आफ्टर पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एरिया लिमिट फॉर माइनिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में शक्तियां भी दी गई कि भाई अगर वे माइनिंग की जो है मर्यादा को, सीमा मर्यादा को अगर बढ़ाना चाहे तो वे बेशक बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई ढील नहीं है। तो केंद्र सरकार को पावर भी ऐसी संशोधन ने दिया। फिर इंक्रीज द माइनिंग लीज पीरियड फॉर 50 years, जो लीज पीरियड है उसे भी बढ़ाकर 50 वर्ष का कर दिया। एंड लास्टली क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, तो ये 2 चीजें जिसका जिक्र हमने किया, जो प्रावधान देखे, ये 2 मूल कानून में हाजिर नहीं थे। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की बात कर लीजिए, वे दोनों के दोनों 2015 के संशोधन से लागू हुए हैं। तो ये बात यहाँ जो है नोंदनीय है, जिसकी नोंद लेनी होगी। अब दूसरा अगर संशोधन देखें तो जो 2020 में आया, जिसका नाम है मिनरल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिनके तहत 3 विषय से फेरफार हुए। सबसे प्रथम एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स फॉर कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लाइसेंस। ठीक है, कंपोजिट यानी कि सम्मिलित। अलाउइंग पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज विथ नो कोल माइनिंग एक्सपीरियंस। यस, कोल सेक्टर में
कोल माइनिंग के लिए अब ऐसी कंपनियों को का भी स्वागत किया गया, वे भी आवकार्य है जिनका कोई अनुभव नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस क्षेत्र में। तो ये भी एक जो है नए प्लेयर्स के लिए दरवाजा खोला गया 2020 के इस संशोधन से, आई एम सॉरी। और लास्टली, प्रोविजंस फॉर टेकिंग एडवांस स्टेप फॉर ऑक्शन ब्लॉक्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एडवांस स्टेप फॉर द ऑक्शन ब्लॉक्स बिफोर द एक्सपायरी, यस। तो एक लीज की एक्सपायरी खत्म होती है तो उसके पहले ही ऑक्शन की प्रक्रिया करने का प्रक्रिया करने की जो सत्ता है वो यहाँ राज्य सरकार को इस 2020 के संशोधन ने दी है। तो कुल मिलाकर ये 3 बिंदु के तहत ये संशोधन हुआ है। ये 2 मुख्य संशोधन थे। अब इसके आलोचना की एवं इसके महत्व की बात करेंगे। शुरू आलोचनात्मक बिंदुओं से करेंगे, कई सारे हैं, फिर बाद में इसके महत्व के ऊपर आएंगे। सबसे प्रथम इसकी आलोचना कहती है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। यस, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल जो कॉन्शियसनेस है वो तो अभी बनी है, ठीक है, मगर प्रायर देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। तो उस प्रकार से यहाँ सामाजिक जो है वातावरण का एवं पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया है, जो इसकी सबसे पहली आलोचना है। दूसरी आलोचना, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द अमेंडमेंट्स मेड टू द एक्ट वेयर टू शूट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। यस, आलोचकों को लगता है कि जो यहाँ फेरफार किए गए संशोधनों की मदद से या कोई भी अधिसूचना या नीति नियमों की मदद से वो मात्र और मात्र बहुत ही शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे उद्योगों को। दे आर नॉट लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाने की भी बात आलोचकों के द्वारा की जा रही है, जो इसका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु, ऑल्सो मेनी प्रोग्रेसिव आइडियाज टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर नेग्लेक्टेड। Yes, there are many ideas which are progressive in nature and which can improve the environmental and social performance, but they are neglected by this act. तो ये rigid जो rigidness है इस कानून की, वो भी एक अपने आप में इसकी आलोचना है। और चौथा बिंदु, still problem of proper rehabilitation of affected people is not addressed. Yes, तो ये तो होना ही है, पुनर्स्थापन, पुनर्वास के बिना आप किसी को माइग्रेशन के लिए पुश करोगे, so इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड। तो यहाँ ये भी एक आलोचना है कि रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना के कोई प्रावधान यहाँ नहीं है। ये बड़ी आलोचना है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हमें इसकी इंपॉर्टेंस देखने हैं। 2 बिंदु में समझने का प्रयास किया है। प्रथम बिंदु कहता है, एक्ट प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ माइनिंग सेक्टर। बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विच वॉज एब्सेंट प्रायर टू दिस एक्ट, और ज़रूरत पड़ी क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, माइनिंग पूरे सेक्टर को डेवलप करना था, उसे रेगुलेट करना था, तो ज़रूरत पड़ी। सो इट प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका पहला महत्व का बिंदु है। दूसरा बिंदु, एक्ट एक्ट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू कोप अप विथ कंटेम्पररी नीड्स। यस, तो समकालीन ज़रूरतों को परिपूर्ण करने के लिए यह कानून को अपडेट करना ज़रूरी है, और इसीलिए सरकार जो है वो समय समय पर इस कानून को अपडेट करती रही है, ठीक है। तो ये इसके जो है आलोचना के एवं इसके महत्व के कुछ बिंदु थे, यानी कि इस कानून के 2 पक्ष थे। अब उसके पश्चात देखें तो कुछ हमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखनी है। कुल 3 है, जिनमें सबसे प्रथम है रिकॉनेंस ऑपरेशंस, विच मीन्स द ऑपरेशंस अंडरटेकन फॉर द प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग ऑफ ए मिनरल थ्रू रीजनल, एरियल, जियोफिजिकल और जियोकेमिकल सर्वे or geomapping, but does not include pitting, trenching, drilling or subsurface excavation, then it is called reconnaissance operation। तो कुल मिलाकर यह ऑपरेशंस बहुत ही बेसिक है या प्राइमरी है, ठीक है। इसमें जमीन को खोद के या उसका सैंपल लेकर ऐसा कुछ नहीं किया जाता, मात्र और मात्र आप कह सकते हो कि ओवरव्यू लेकर, चाहे वो एरियल हो चाहे वो रीजनल हो, वो ओवरव्यू लेकर ही पूर्वेक्षण किया जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर एरिया में खनिज है या नहीं है, जिसे रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस कहते हैं। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, लोकेटिंग और प्रूविंग मिनरल डिपॉजिट्स which includes pitting, trenching, drilling or subsurface excavation, they are called prospecting, पूर्वेक्षण। और तीसरा, minor minerals which includes generally building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand and
अदर देन सैंड यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पस। तो कुल मिलाकर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सारी चीज़ें माइनर मिनरल में फॉल करेगी। ये बात रही इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हो कि परिभाषाओं की। अब इसके अनुसूचियों के बारे में देखना है। जैसे हमें मालूम है कि पहले 3 थी, फिर बाद में 2015 के संशोधन से एक अनुसूची जोड़ी गई, तो अब कुल मिलाकर 4 अनुसूचियां हैं। चारों में अलग अलग माहितियां दी गई है। वी विल गो थ्रू इट क्विकली। फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स ऑल द स्पेसिफाइड मिनरल्स एक्सेप्ट पेट्रोलियम, यानी कि मिनरल ऑयल के सिवाय बाकी सारे मिनरल्स पहली अनुसूची में सूचित है। And the entire schedule is divided into 3 parts. Part A includes hydrocarbons like coal and lignite. Part B involves atomic minerals, and Part C involves other metallic and non-metallic minerals. So, the first schedule is internally divided into 3 parts: Part A, Part B, Part C. Part A, hydrocarbon minerals, which includes coal and lignite. Part B includes atomic minerals. And Part C includes other various metallic and non-metallic minerals which are used in our day-to-day life in the industries as well. फिर दूसरी अनुसूची, it specifies the rate of royalty in the respect of mineral. Yes, कौन सा मिनरल है उसके रॉयल्टी का दर क्या है वो दूसरी अनुसूची में सूचित है। तीसरी अनुसूची कहती है कि it specifies the rate of dead rent in respect of mineral. तो शेड्यूल 2 dedicated to royalty, rate of royalty, schedule 2 dedicated to dead rent. And fourth schedule simultaneously speaks about 4 notified minerals including bauxite, limestone, iron ore and manganese ore. So these are notified minerals, and the category for this mineral has been created in the year 2015 with an amendment bill. ठीक है, तो ये कुल 4 अनुसूची है जिसके तहत यहाँ सारी चीज़ें, सारी माहितियाँ जो है वो विभाजित है, और इसके साथ ही आज का यह जो हमारा उपाख्यान है वो भी पूर्ण होता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। माइंस, मिनरल्स, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द शेड्यूल्स। ठीक है, आपको परीक्षा में यही सारी माहितियाँ उपयोगी होगी। आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर जो सारी श्रृंखला है उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया शुरुआत में, पेन और पेपर लेकर आप यह सारे उपाख्यानों को देख सकते हैं और प्रबुद्ध हो सकते हैं। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसी विशेष श्रृंखला के एक और कानून के साथ, एक और उपाख्यान में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।